सभी का हमारी गोल्डन एरा एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। आइए हम कल के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि पहला टॉपिक हम कल से ही शुरू कर दिए थे, जो कि 2 दिन की अभी हम बेसिक इन्फॉर्मेशन की क्लास चलाए हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन की क्लास के बाद हमारा जो मूल विषय है, मूल टॉपिक है, मेन टॉपिक जहाँ से सवाल ज़्यादा बनते हैं, वहाँ पे हम आ गए हैं। तो पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसका जिक्र हम कल ही कर चुके थे, इसके बारे में कल ही चर्चा हो चुकी थी और इसको 2 भागों में हम बांट के भी देख चुके थे। एक ईस्ट इंडिया का शासनकाल कब से कब तक रहा, कब से कब तक संवैधान के इतिहास में उसने अपना योगदान दिया। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ब्रिटिश क्राउन का जो 1858 से लेकर 1947 तक की बातें हमने कही थी। इसकी जब चर्चा करते हैं तो एक बार हम थोड़ा सा इतिहास में जाने की कोशिश करते हैं कि जब भारत का संवैधानिक इतिहास संबंधित किससे है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक चार्टर लेख पारित हुआ। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने इसको पारित किया और उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पूर्वी देशों के साथ, पूर्वी देशों मतलब कि भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सुमात्रा, ये सब के साथ व्यापार करने के लिए आदेश पारित किया गया। उसको कहा जाता है 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट या राजलेख इसको कहा जाता है। इसमें कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि पूर्वी देशों से व्यापार करने हेतु ईस्ट इंडिया कंपनी को किस एक्ट के माध्यम से जो है ये आपको अनुमति प्रदान की गई थी। तो 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट, जहां तक हम आपको बताते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में एक व्यावसायिक निकाय थी, एक व्यापारिक निकाय थी, बिजनेस करने के पर्पज से आई थी। और जब 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद एक तरीके से ब्रिटिश सत्ता का राजनीतिक सत्ता स्थापित हुई, ब्रिटिशर्स की राजनीतिक सत्ता भारत में स्थापित हुई। और 1764 में जब बक्सर का युद्ध ब्रिटिशों ने जीता, तो उसके बाद उनकी राजनीतिक सत्ता जो है पूर्णतः स्थापित हो गई पूरे भारत के लिए। उसके बाद 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई, उसके बाद से चीजें आगे बढ़नी शुरू हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि व्यापारिक निकाय थी, व्यापारिक निकाय के साथ साथ राजनीतिक निकाय बन गई। 1700 इसमें शुरू में हम ईस्ट इंडिया कंपनी की चर्चा करेंगे, जो 1773 से लेके 1853 के एक्ट तक है। इस एक्ट में एक बात और थी कि एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति प्राप्त हुई पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए 15 वर्षों हेतु, 15 इयर्स के लिए। दूसरी बात इसमें कही गई कि इस कंपनी के संचालन के लिए, ये कंपनी कैसे ऑपरेट करेगी, इसके ऑपरेशन की कैसे ऑपरेटिंग, इसका ऑपरेटिंग काम क्या होगा, उसके लिए संस्था बनाई गई जिसे निदेशक मंडल कहा गया। निदेशक मंडल, इसे कंपनी की ये गवर्निंग बॉडी थी, कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी। इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कहा जाता है। इसे कंपनी की गवर्नर परिषद भी कहा जाता है, जो 24 सदस्य थी, जो 24 सदस्य थी। इसमें एक गवर्नर होता था। इसकी अगर संरचना देखें तो इसकी संरचना थी, ऊपर एक गवर्नर होता था, फिर एक उप गवर्नर होता था और एक जो होता था, उसके बाद 24 सदस्य होते थे। ये इंग्लैंड में थी और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालन करती थी। ये तो हो गया हमारा हिस्ट्री का पार्ट। ये इसका बताने का मेन मकसद ये था कि भारत का संवैधानिक इतिहास की शुरुआत जो है किस तरीके से हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। 1765 के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता की स्थापना भारत में हुई। राजनीतिक सत्ता की स्थापना होने के बाद से भारत में, जैसा कि के.एम. पनिक्कर ने कहा है कि ये काल ब्रिटिशर्स को उन्होंने डाकू का काल कहा, कि ये डाकुओं का काल था। क्यों काल था डाकुओं का? और रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो इसको लाने का मेन कारण क्या था, इसके पीछे की कहानी क्या थी, इसके पीछे की कहानी की हम बात को
कम से कम 7-8 वर्ष पीछे जाते हैं कि 1765 में जब राजनीतिक सत्ता स्थापित हुई तो ब्रिटिशर्स ने किया क्या कि देश में, भारत में लूटपाट शुरू कर दी। भारतीयों से रिश्वत लेना शुरू कर दिया। जो कंपनी के निजी कर्मचारी थे उन्होंने अपने व्यापार करने शुरू कर दिए। भारतीयों से उपहार प्राप्त करना शुरू कर दिया और पूरी तरीके से लूट खसोट शुरू कर दी। दंडनीय व्यवस्था की बात यही आती है, जब निजी कर्मचारी अपना व्यापार शुरू करते हैं तो वो भारतीय शिल्पकारों को, भारतीय कामगारों को किसी भी उत्पाद के लिए पहले से ही एक राशि दे देते थे और उसी जो कि उसका दाम तय कर देते थे, खुद ही वही कर्मचारी, वही ब्रिटिशर्स तय करते थे और उसी दाम पे वो वहां से माल उठा के इंग्लैंड ले जाके बेचते थे। तो वो दंडनीय व्यवस्था की बात थी जो आपको इतिहास मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारिक निकाय थी, जब राजनीतिक सत्ता प्राप्त की तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार शुरू हो गया उसमें, और उसी प्रशासनिक भ्रष्टाचार के कारण 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। उस समय ब्रिटेन में लॉर्ड नॉर्थ, जो वहां के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने गुप्त समिति गठित की। क्यों गठित की? क्योंकि कंपनी के कर्मचारी चोरी करते थे, कंपनी को घाटा होता था, रेवेन्यू कंपनी के पास नहीं आता था और कंपनी डूबने के कगार पे थी। तो कंपनी को सही करने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए लॉर्ड नॉर्थ ने गुप्त समिति की जो है स्थापना की। ये बिहार पीसीएस 1994 में सवाल पूछा हुआ है कि गुप्त समिति की स्थापना किसके लिए की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना के लिए की गई थी। उसके बाद उसने सिफारिश की और इसका काम क्या था? इसका काम यही था कि भारत में और इंग्लैंड में भी कंपनी की कार्यों को संचालित करना, कंपनी में व्याप्त जो कमियां हैं, जो दोष हैं, जो डिफेक्ट हैं, उस डिफेक्ट को सही करना, यही इसका मेन उद्देश्य था। तो आइए इसके मेन प्रावधानों की बात करते हैं। इसके मेन प्रावधानों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला काम इसने क्या किया था? जो इसकी संचालक मंडल थी, संचालन करने वाली एजेंसी थी निदेशक मंडल, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा गया या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा गया। कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी, इसका कार्यकाल उन्होंने 1 वर्ष से बढ़ा के 4 वर्ष कर दिया। सवाल पूछता है कि निदेशक मंडल का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष किस एक्ट के द्वारा किया गया? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। दूसरा प्रावधान इसमें क्या था? दूसरा प्रावधान ये था कि ध्यान दीजिएगा, उस समय जो था, इसके पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पहले एक 1726 का चार्टर एक्ट आया हुआ था। उस चार्टर एक्ट में कहा गया था कि कलकत्ता मतलब बंगाल, बंबई और मद्रास के जो राज्यपाल हुआ करते थे, उनको अलग अलग कानून बनाने की शक्ति प्राप्त थी और उन्हीं राज्यपालों को गवर्नर कहा जाता था, जो ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र को वो शासित करते थे। तो इस एक्ट के माध्यम से जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का जो राज्यपाल था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। ध्यान दीजिएगा, गवर्नर को जी को गवर्नर जनरल बना दिया गया। जी इसको कहते हैं जी। तो शॉर्ट में कहें तो बंगाल के जी को बंगाल का जी बना दिया गया। ठीक है, और यहां पे सवाल बनता है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सवाल बहुत बढ़िया पूछता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स जो था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये सवाल आया हुआ है कई बार एक दिवसीय परीक्षाओं में और पूछा गया है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, और ऑप्शन दे दिया है वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस और 1-2 और ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो इसमें अब सवाल अगर पूछता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स होंगे। और सवाल पूछा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का दर्जा कब दिया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा दिया गया। इसके बाद क्या किया गया? जो 1726 का चार्टर एक्ट था,
बंगाल, मद्रास और बंबई के गवर्नरों को अलग अलग शक्तियां प्राप्त थी, अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दी गई। तीसरा जो था इसमें, तीसरे प्रावधान की बात करें तो बंबई, उस समय बंबई ही प्रेसिडेंसी होती थी, मुंबई नहीं होती थी, जिसमें आज का गुजरात भी उसमें शामिल था। बंबई और मद्रास, आज का तमिलनाडु तब का मद्रास हुआ करता था। बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। सवाल पूछ लिया कि बंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल को, बंबई और मद्रास के गवर्नर को किस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया। इसमें एक चीज और आई, बहुत इंपॉर्टेंट थी कि इसी एक्ट के माध्यम से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 ईस्वी में बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, सर्वोच्च न्यायालय की एक स्थापना की गई। और इसका न्यायाधिकार क्षेत्र, ये एक अभिलेख न्यायालय था। हम आपको अभिलेख न्यायालय की चर्चा करेंगे कि अभिलेख न्यायालय होता क्या है। ये एक अभिलेख न्यायालय था। अभिलेख न्यायालय को इंग्लिश में कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अभिलेख न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड करते हैं। जब हम आपको जुडिशरी सिस्टम पढ़ाएंगे न्यायपालिका, तो उसमें बताएंगे कि आर्टिकल 129 अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। दो बातें इसमें होती हैं, एक होती है कि इनकी जो कार्य विधि होती है, इनके द्वारा जो दिए गए निर्णय होते हैं वो लिखित रूप में होते हैं। लिखित रूप में क्यों होती है? क्योंकि वो निर्णय लिखित रूप में रखे जाते हैं और उसके बाद अगर उसी मुकदमे या वैसा ही कोई मुकदमा उसके अधीनस्थ न्यायालय, उसके नीचे न्यायालय के पास आता है, तो उसी लिखित विधि द्वारा आदेश दिया जा सके। और दूसरा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना होती है तो अभिलेख न्यायालय कहता है कि जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करता है उसे दंडित किया जाएगा। तो खैर ये जुडिशरी सिस्टम में हम आपको पढ़ाएंगे। यहाँ बात करते हैं कि 1774 ईस्वी में बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। पूछ लिया कि बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 ईस्वी में। इसका अधिकार क्षेत्र क्या था? इसका अधिकार क्षेत्र था बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी प्रदेश थे। उड़ीसा दीवानी प्रदेश मतलब कि राजस्व प्रदेश, जहां से राजस्व इकट्ठा होते हैं। दीवानी का मतलब ही होता है वित्त, शॉर्ट में होता है। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सुप्रीम को अधिकार क्षेत्र था। यहाँ पे अगर कोई आपराधिक मामले उभरते हैं, जो भी चीजें होती हैं, कर्मचारी कुछ इलीगल काम करते हैं, अवैध कार्य करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास वहां जा सकते थे। और सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देता था, अगर कोई व्यक्ति उस निर्णय से असंतुष्ट है, अनसेटिस्फाइड है, तो इसके ऊपर प्रीवी काउंसिल होती थी। इसके ऊपर उस समय प्रीवी काउंसिल होती थी, प्रीवी काउंसिल होती थी जो इंग्लैंड में हुआ करती थी। वहां अपील कर सकते थे। मतलब जैसे आज हम हाई कोर्ट होता है, तब का ये सुप्रीम कोर्ट आज का हाई कोर्ट होगा, क्योंकि ये सिर्फ बंगाल तक सीमित था। तब ये बंगाल तक सीमित था, तो तब का सुप्रीम कोर्ट आपका हाई कोर्ट होगा। तो जैसे आज के हाई कोर्ट में अगर हम कोई मुकदमा लड़ रहे हैं, कोई केस लड़ रहे हैं, तो वहां से हमें जो भी आदेश मिलते हैं, जो भी चीजें आती हैं, अगर हम उससे संतुष्ट नहीं, सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस जजमेंट के खिलाफ हम आज सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। उसी प्रकार उस समय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रीवी काउंसिल होती थी। प्रीवी काउंसिल में जो है रिट दायर कर सकते थे। एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात और है कि इस सुप्रीम कोर्ट की जब स्थापना हुई तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। और वो जो मुख्य न्यायाधीश होते थे उनका नाम था सर एलिजाह इम्पे। कहीं कहीं हिम्पे लिखा है, कहीं कहीं इम्पे लिखा है। तो जब आप इसको देखेंगे तो आपको यहां मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक
मुख्य न्यायाधीश होते थे जिनका नाम था सर एलिजा इम्पे, और 3 जो थे अन्य न्यायाधीश होते थे। 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। कुल 4 सदस्य थी जिनका नाम था चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड। चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से हुई। अभिलेख न्यायालय था, इसके खिलाफ अपील प्रीवी काउंसिल में होती थी। इसका अधिकार क्षेत्र था बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी प्रदेश थे। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड थे। इसके अन्य प्रावधानों की बात करते हैं तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसकी एक परिषद थी जो एक 4 सदस्यीय परिषद थी, क्योंकि गवर्नर जनरल की कार्य करने हेतु सलाह देना या फिर सहायता देने के लिए एक परिषद की स्थापना की गई थी। सलाह देने के लिए एक परिषद की स्थापना की गई थी जो 4 सदस्यीय थी। एक तो गवर्नर जनरल हो गया और 3 अन्य थे जिनका नाम था फ्रांसिस फिलिप, एक का नाम था मानसन, 5 सदस्य थी जिसमें एक गवर्नर जनरल थे, 4 अन्य सदस्य थे, फिलिप, फ्रांसिस, मानसन, वर्नैल और क्लूवेरिन। जो गवर्निंग परिषद थी गवर्नर जनरल की 5 सदस्य थी जिसमें एक गवर्नर जनरल होता था और 4 अन्य सदस्य थे, फिलिप, फ्रांसिस, मानसन, वर्नैल और क्लूवेरिन। अगर हम अन्य प्रावधानों के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पे जो भ्रष्टाचार था, जो कमियां थी, उस कमियों को दूर करने के लिए गवर्नर जनरल की स्थापना, गवर्नर जनरल बनाया गया, उसकी एक परिषद बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। उसके बाद जो वहां कंपनी के निजी कर्मचारी थे, कंपनी के निजी कर्मचारियों को कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करना प्रतिबंधित कर दिया। कहा गया कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर हैं, जो एम्प्लॉय हैं, वो निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं। अगर इसको करना है तो निजी व्यापार है तो लाइसेंस लेना होगा। क्यों? क्योंकि ये कर्मचारी बिना लाइसेंस के व्यापार करते थे और लाभ किसको होता था? कंपनी को, ना को कर्मचारी को होता था। घाटे में कौन गए? कंपनी गए। इसी घाटे के कारण तो रेगुलेटिंग एक्ट का निर्माण हुआ। तो उस गुप्त समिति ने कहा क्या कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं अगर वो निजी व्यापार करते हैं तो उनको जो है लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया जाए। उसके बाद क्या कहा गया? उसके बाद कहा गया कि कंपनी के कर्मचारी भारतीयों से न तो वो रिश्वत ले सकते हैं, न तो रिश्वत लेंगे और न तो उपहार लेंगे। क्योंकि इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि भारी मात्रा में कंपनी के कर्मचारी जब भारतीयों से रिश्वत और उपहार लेते थे तो भारतीय तो जो गरीब होते ही गए, साथ में ये अमीर इंग्लैंड में जाके सामाजिक व्यवस्था में व्यवधान डाले, क्योंकि इनके पास पैसा हुआ तो वहां पे अपने भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दिए। उसी को रोकने के लिए उपहार और रिश्वत पे प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके साथ साथ इसमें कुछ और भी बातें हैं कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जो 4 सदस्यीय परिषद थी उसको समस्त सैनिक और असैनिक या नागरिक शक्तियां प्रदान की गई। जितनी भी भारत, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी थी, अब राजनीतिक कंपनी हो गई, राजनीतिक कंपनी बन गई थी, राजनीतिक सत्ता भी उसको प्राप्त हो गई थी। तो देशी राजाओं से, नरेशों से जो भी हमेशा युद्ध चलते रहते थे, उसके कारण इसको सैनिक और सिविल शक्तियां भी दी गई। शासन की समस्त सैन्य
और नागरिक शक्तियां किसे दी गई? गवर्नर जनरल व उनकी परिषद को दी गई। कहा गया कि आप इसको संभालिए और फिर कंपनी की आगे की जो कार्रवाई है आप उस पर ध्यान दीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम चर्चा करते हैं जो कि एक कंपनी की खास बात ये थी कि वहां भ्रष्टाचार हुआ करते थे भारत में, उसका असर इंग्लैंड पड़ा। इस कमियों को दूर करने के लिए जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इस रेगुलेटिंग एक्ट का एक कारण और था कि इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश संसद भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण और स्थापित की ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लगाया जाए। उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1781 का एक अमेंडमेंट एक्ट आया जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। क्यों लाया गया? क्योंकि कुछ कमियां इसमें जो है रह गई थी। 1781 का, क्योंकि हम आपको जब एक यहाँ पे वर्गीकरण किए थे, यहाँ पे फ्रेमिंग किए थे, तो इस फ्रेमिंग में एक्ट ऑफ सेटलमेंट का जिक्र नहीं किए थे। तो यहाँ पे एक्ट ऑफ सेटलमेंट का काम क्या था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। अब क्या हुआ? इसका एक काम हुआ कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल की सरकार को बंबई और मद्रास इन दोनों प्रेसिडेंसियों के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ था। कैसे? कि इन दोनों प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम मैपिंग के द्वारा देखें, यहाँ अगर हम मैपिंग के द्वारा देखें, ये हम भारत का मैप बना रहे हैं थोड़ा सा छोटा, तो ये हमारा बंगाल हो गया, ये हमारा मद्रास हो गया और ये हमारा बंबई हो गया। ठीक, अब गवर्नर जनरल यहाँ आ गया है तो इसको भी, बंबई वाले को और मद्रास वालों को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। तो 1781 का एक अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है कि 1773 के एक्ट के तहत तो ये हुआ था, अब एक चीज और हो गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन उड़ीसा, यहां उड़ीसा है और यहां बिहार है। उड़ीसा और बिहार की दीवानी के लिए भी जो है बंगाल का गवर्नर जनरल ही कानून बनाता था। तो दो चीजें इस एक्ट में हुई, एक्ट ऑफ सेटलमेंट में दो चीजें हुई। एक तो बंगाल का सरकार जो है, बंगाल गवर्नर जनरल बंबई और मद्रास के लिए कानून बना। दूसरा क्या हुआ इसमें कि बिहार और उड़ीसा भी इसमें जुड़ गए, कानून बनाने का काम अब बंगाल की सरकार को मिल गया। तीसरा क्या था? सर्वोच्च न्यायालय का जो 1774 में बनाया गया था उसकी अधिकारिता को, अधिकार क्षेत्र को कम किया गया। उसके अधिकार क्षेत्र को कम कैसे किया गया, हम यहाँ बताते हैं कि जो राजस्व अधिकारिता थे, रेवेन्यू अधिकारिता थी, रेवेन्यू राइट जो सुप्रीम कोर्ट में मिले थे, उसको खत्म कर दिया गया। कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास रेवेन्यू राइट है, राजस्व अधिकारिता है, उसको खत्म कर देते हैं। तो एक तो ये खत्म करके सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया गया। दूसरा क्या था कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, वो जो भी नियम कानून बनाती थी वो 1774 के सुप्रीम एक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट बनी थी उसके अधीन पंजीकृत कराती थी कि जो भी गवर्नर जनरल की परिषद जो भी कानून पहले बनाती थी वो सुप्रीम कोर्ट में उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य हुआ था। तो 1781 का अमेंडमेंट एक्ट क्या कहा कि जब हम पंजीकरण करा रहे हैं तो गवर्नर जनरल की परिषद की जो शक्तियां हैं वो थोड़ी सीमित हो रही है। तो इसने कहा क्या कि आप कानून बनाइए और सुप्रीम कोर्ट में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से, दूसरे तरीके से सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता को छोटा करने का या कम करने का कार्य किया गया। तीसरा क्या कहा गया, जो कंपनी के कर्मचारी थे,
ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होते थे। किसके प्रति? सुप्रीम कोर्ट के प्रति। क्योंकि कोई अवैध अगर कार्य कर रहे हैं, कोई भी शासकीय कार्य कर रहे हैं और वो अवैध हो रहा है तो उसके लिए मुकदमा किसमें किया जाता था? सुप्रीम कोर्ट में। तो अब कहा गया कि कंपनी के कर्मचारी कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर वो अवैध होता है तो सुप्रीम कोर्ट में उसका मुकदमा नहीं जाएगा। तो कोई भी कंपनी का कोई भी कर्मचारी शासकीय कार्य कर रहा है, अगर कुछ गलतियां हैं तो एससी में मुकदमा नहीं हो सकता। तो ये तीसरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को कम करने का प्रयास किया गया। चौथा क्या कहा गया? इससे हटके जो प्रांतीय न्यायालय बने थे, जो प्रांत में न्यायालय थे, जैसे उड़ीसा बिहार में छोटे छोटे प्रांतीय न्यायालय में, जो प्रांतीय न्यायालय थे उनके विरुद्ध अगर अपील होगी, इनके विरुद्ध अगर अपील होगी तो गवर्नर जनरल के पास होगी, अब ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। किसके पास होगी? गवर्नर जनरल के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होगी। तो गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी, अब इसी परिषद के पास इसके विरुद्ध अपील आएगी कि इन्होंने कुछ फला फला काम किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बातें करेंगे। इसमें एक बात और छोटी सी थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे रहा है तो इस चीज का ध्यान रखेगा कि जो भारतीयों की प्राचीन परंपराएं, चाहे हिंदुओं की अपनी परंपराएं, चाहे मुस्लिम की अपनी परंपराएं, उन परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बातें करेंगे। तो हमने दो चीजें देखी, एक तो रेगुलेटिंग एक्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और दूसरा था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तीसरा आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें काफी बड़े बदलाव हुए। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें काफी बड़े बदलाव हुए। इसमें बदलाव क्यों हुए? दो बदलाव हुए। कंपनी के व्यापारिक कार्यों, कंपनी के व्यापारिक कार्यों और कंपनी के राजनीतिक कार्यों, दोनों को अलग कर दिया गया। सवाल बनता है, सवाल बना कि किस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया? तो किस एक्ट के माध्यम से? 1784 एक्ट के माध्यम से, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। अब इस कार्य को कौन देखती थी? व्यापारिक कार्य को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडी, निदेशक मंडल जो हुआ करती थी वो कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखती थी। और दूसरा राजनीतिक कार्य को कौन देखती थी? बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल, जो 6 सदस्य थी और कहां थी? इंग्लैंड में थी। तो राजनीतिक कार्यों और व्यापारिक कार्यों को 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा अलग किया गया। किसके? कंपनी के। व्यापारिक कार्यों की देखरेख बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या यहाँ बीओडी या सीओडी भी होता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, मतलब निदेशक मंडल देखते थे, और राजनीतिक कार्य को नियंत्रक मंडल देखते थे। इस प्रकार एक तरीके से देखा जाए तो भारत में पहली बार द्वैध शासन की स्थापना हुई। द्वैध शासन, ये वो वाला द्वैध शासन नहीं है जो 1919 में था, वो भी आगे चल के अभी मिलेगा। ये दूसरा द्वैध शासन है। कहने का मतलब कि अब भारतीय उपनिवेश में दो निकाय आ गए। कौन कौन से निकाय? एक बीओडी आ गई, निदेशक मंडल, और एक कौन सा आ गया? बीओसी आ गई, बीओसी आ गई, नियंत्रक मंडल। नियंत्रक मंडल राजनीतिक कार्य को देखती थी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, निदेशक मंडल व्यापारिक कार्य को देखा करती थी। इसके बाद दोस्तों अगर पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण इसमें बदलाव हुए कि इसके माध्यम से ये जो अलगाव हुआ, जो पृथक्करण हुआ, जो बंटवारा हुआ, ये डिपार्टेशन के माध्यम से ब्रिटिश संसद का, ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर पूर्णतः नियंत्रण हो गया। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से तो बस नियंत्रण था, लेकिन इसके माध्यम से, चूंकि बीओसी और बीओडी के माध्यम से
अब पूरी तरीके से कंपनी के ऊपर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हो गया। उसके बाद गवर्नर जनरल की जो परिषद में जो संख्या 4 थी, गवर्नर जनरल के अलावा जो 4 थी, जिनका नाम था फ्रांसिस फिलिप, मानसन, क्लुवेलिन और वर्नेल, अब गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या क्या कर दी गई, जीजी के परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। पूछ सकता है कि गवर्नर जनरल की परिषद की जो संख्या, सदस्य संख्या 4 थी, वो घटा के 3 की गई, किस एक्ट के माध्यम से, पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। ये एक दिवसीय परीक्षाओं में ये सब सवाल आए हुए हैं। उसके बाद परिषद की प्रशासनिक व्यवस्था को कुछ और दिए गए कि वो युद्ध लड़ सकते हैं, कंपनी युद्ध लड़ सकती है, शांति बना सकती है, संधि कर सकती है, नागरिक और राजस्व सभी मामले लगभग कंपनी को प्रदान कर दिए गए। कंपनी को मतलब गवर्नर की परिषद को प्रदान कर दिए गए। ठीक है। उसके बाद केंद्रीय शासन का अगर अनुपालन नहीं हुआ है, मतलब कि अगर बंगाल के गवर्नर जनरल कोई आदेश पारित कर रहा है और बाकी प्रेसिडेंसियां जैसे उड़ीसा, बिहार, मद्रास, बंबई अगर उनका अनुपालन नहीं कर रही हैं, तो वहां के जो गवर्नर हैं उनको बंगाल का गवर्नर जनरल हटा सकता था। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को यह आदेश मिला कि वो अगर उनके आदेश का उल्लंघन हो रहा है, राज्य की प्रेसिडेंट, मतलब उस समय प्रोविंशियल होते थे, प्रोविंशियल स्टेट नहीं होते थे, प्रांत होते थे, प्रांत नहीं मानते हैं तो वहां के गवर्नर को हटाने का काम जो है गवर्नर जनरल कर सकता था। इसके बाद जो अंग्रेज अधिकारी थे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो अंग्रेज अधिकारी थे, अगर वो अवैध कार्य कर रहे हैं, जो EIC के ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉय थे, अगर वो अवैध कार्य कर रहे हैं तो इसके लिए इन पर मुकदमा चलाया जा सकता था, इन पर केस हो सकता था। और ये केस कहां होगा कि इंग्लैंड में एक स्थित कोर्ट थी, इंग्लैंड के कोर्ट में, इंग्लैंड में स्थित कोर्ट में कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किए गए अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने का कार्य इस एक्ट के द्वारा लाया गया। उसके बाद इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल को कहा गया कि अगर आपको देशी राजाओं से या देशी नरेशों से, जो उस समय रियासतें हुआ करती थी, उनसे अगर आप युद्ध करते हैं या उनकी सहायता करते हैं तो उसके लिए आपको कंपनी के निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जो है अनुमति लेनी चाहिए। कंपनी के डायरेक्टरों से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया, BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल से तो लेने की अनुमति प्राप्त अनिवार्य बना दिया गया। उसके बाद एक आता है 1786 का अधिनियम आता है, बहुत छोटा है, इससे शायद ही क्वेश्चन बने हो, लेकिन जानकारी रखनी जरूरी है। एक 1786 का चार्टर एक्ट आता है। 1786 के चार्टर एक्ट में क्या बातें कही गई है? 1786 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या बातें कही गई? इसमें दो बातें हुई। क्या बात हुई कि गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेती थी, और विशेष परिस्थिति कोई आ गई और गवर्नर जनरल की परिषद ने निर्णय कुछ और लिया, तो गवर्नर जनरल क्या करता था, उस विशेष परिस्थिति में उनके निर्णय को पलट देता था परिषद को, और अपने निर्णय को जो है मान्यता प्रदान करता था। तो विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल के निर्णय का अनुपालन, मतलब कि विशेष परिस्थिति में अगर गवर्नर जनरल कोई निर्णय ले रहा है तो उसकी परिषद को उसको मानना पड़ता था। इसमें दूसरी बातें क्या कही? दूसरी बातें कही गई कि गवर्नर जनरल अपने आप को प्रधान सेनापति मान गया, उसको अधिकार प्राप्त हुआ कि आप प्रधान सेनापति बन सकते थे, मतलब प्रधान सेनापति। गवर्नर जनरल को कहा गया कि ये शक्तियां प्रदान की गई कि आप प्रधान सेनापति बन सकते थे, मतलब कमांडर इन चीफ
इन चीफ। और ये चीज आपको जान के हैरानी होगी कि ये दोनों शक्तियां का सबसे पहला उपभोग किसने किया। सबसे पहला जो है इस शक्तियां किसे प्राप्त हुई, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सबसे पहले ये शक्तियां प्राप्त हुई थी। तो 1786 का एक छोटा सा एक्ट था, उसके बाद एक और छोटा सा एक्ट आता है 1793 का चार्टर एक्ट, जिसमें कहा गया था कि जो मेन क्या था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, नियंत्रक मंडल थे, उनको वेतन देने की बात कही गई थी और कहा गया था कि भारतीय राजस्व से वो वेतन पा सकते थे। तो निदेशक मंडल को भारतीय राजस्व से वेतन देने की प्रथा कब किस एक्ट के माध्यम से चालू की गई, तो 1793 के चार्टर एक्ट से। 1793 के चार्टर एक्ट से। अब दोस्तों आते हैं जो सबसे जहां से कुछ चीजें अच्छी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होती हैं, उस एक्ट से हम शुरू होते हैं 1813 का राजलेख या चार्टर एक्ट। 1813 के एक्ट की बात हम करते हैं, यहाँ से विशेष सवाल उठते हैं। सवाल तो यहाँ से भी उठते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट से बहुत सवाल आए हैं, क्विट्स इंडिया एक्ट से बहुत सवाल आए हैं हमारी। देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या है? 1800 चार्टर एक्ट में कहा गया प्रथम बार ईसाई मिशनरियों को कहा गया कि आप भारत में आके धर्म प्रचार कर सकते हैं। तो ईसाई मिशनरियों को फर्स्ट टाइम भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कब मिली? 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्राप्त हुई। दूसरी कहा गया कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष रुपए 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया। खर्च का प्रावधान 1800 चार्टर एक्ट ही कहता है। ये 1813 के चार्टर एक्ट में ही कहा गया है कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। सवाल बना हुआ है कि भारतीयों की शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किस एक्ट में था? तो 1813 के एक्ट में। कहीं कहीं 33 होता है तो 33 मत लगा दीजिएगा। तीसरा आपका आता है कि कंपनी जो है वहां मतलब कि अधिकार क्षेत्र में जो स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाएं होती थी उनको कर रोपण या कर लगाने का अधिकार दिया गया। तो तीसरा इसमें है कि स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाओं को लोकल ऑटोनॉमस जो होती थी, लोकल ऑटोनॉमस जो बॉडी होती थी या इंस्टीट्यूशन होती थी, उनको कर लगाने का अधिकार दिया गया। उनको कर लगाने का अधिकार प्राप्त हुआ गया। इसी एक्ट में 1813 के ही एक्ट में कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। लेकिन व्यापारिक एकाधिकार खत्म कंपनी का, लेकिन चाय का व्यापार चालू था कंपनी का। कंपनी जो है चाय का व्यापार कर सकती थी और चीन के साथ व्यापार कर सकती थी। ये दो चीजें यहां ध्यान दीजिएगा कि कंपनी चाय प्लस चीन, ये व्यापार जो था कंपनी का चालू था। तो 1813 के चार्टर एक्ट में क्या आया कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की पहली अनुमति पहली बार प्राप्त हुई। दूसरा क्या हुआ? दूसरा प्रावधान था कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। तीसरा प्रावधान यह था कि कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार जो था चालू रखा गया। और चौथा कहा गया कि जो स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाएं थी, लोकल ऑटोनोमस जो बॉडीज थी, इंस्टीट्यूशन थी, उनको कर लगाने का
अधिकार दिया गया। इसके साथ ही एक चीज इसमें और आई कि जो कंपनी मतलब कि कलकत्ता की सरकार थी, तो कलकत्ता की सरकार, बंबई की सरकार और उड़ीसा की सरकार जो उस समय कानून बनाते थे, उनको स्वीकृति देने का कार्य ब्रिटिश संसद के लिए अनिवार्य कर दिया गया कि अगर वो छोटे छोटे कानून बना रहे, कानून तो मेन बनता था बंगाल के गवर्नर जनरल द्वारा, लेकिन अगर ये भी अपने प्रांत के लिए कानून बना रहे हैं तो इनको कौन स्वीकृति देता था? ब्रिटिश की संसद देती थी। और एक और है इसमें कि ब्रिटिश के सम्राट ने कंपनी को एक अधिकार और दिया कि आप प्रांतों के लिए गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति कर सकते हैं। तो एक सवाल बन सकता है कि गवर्नर जनरल को और प्रधान सेनापतियों को, जो कमांडर इन चीफ थे, उनकी नियुक्ति का अधिकार 1813 के एक्ट के माध्यम से किसे मिला था? कंपनी को मिला था। उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आता है, जिसकी शुरुआत हम अगले लेक्चर मतलब कल की क्लास में करते हैं। तो हम आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और कंपनी का जो भारत का जो संवैधानिक इतिहास है वो कल उम्मीद करते हैं लगभग कल खत्म ही हो जाएगा, नहीं तो कल परसों तक हो सकता है ये जाए। और यहाँ से जितने सवाल बनेंगे कुछ भी बाहर नहीं गए, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ सारे सवाल, जितने भी परीक्षाएं एक दिवसीय होंगी सारे सवाल यहाँ से आएंगे। तो आज का लेक्चर दोस्तों हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जितना से ज्यादा हो सके शेयर करिएगा और सब तक ये चीजें पहुंचाइएगा, लगभग सभी लोगों तक जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ इस साल जो भी आगामी परीक्षाएं हैं, जो भी हमारे सब्जेक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से क्वेश्चन बनेंगे, सवाल बनेंगे, एक भी सवाल छूटेंगे नहीं, सभी इस विषय का पूरा समग्र अध्ययन मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आज के लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।